देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसई में आपका स्वागत है। 2024 की तैयारी है, लेकिन उससे पहले 9 विधानसभा चुनाव होने थे, जिसमें से 3 पूर्वोत्तर के राज्य हो चुके हैं। 6 राज्य अभी बाकी हैं, जिसमें से कर्नाटक में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक पर, क्योंकि दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य जो बीजेपी के पास है, क्या वो बरकरार रहेगा या फिर हाथ से फिसल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज ये देखने का पैमाना है कि किसके पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी लोकप्रियता में इजाफा है और कहां पर आ रही है गिरावट। और इसीलिए हमने आपके सामने पोल ऑफ पोल्स रखने का मन बनाया है। जी हां, अभी तक जितने पोल सामने आए हैं कर्नाटक के चुनाव को लेकर, उन सब के आंकड़े आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि जाति के आधार पर कर्नाटक में जो लगभग 25% आबादी जिनका दबदबा माना जाता है लिंगायत और वोकालिगा, वो किसकी तरफ जा सकते हैं। लगभग 16% यहां मुसलमान वोटर हैं, लगभग 19.5-20% सिर्फ दलित है। SC ST को मिला लीजिए तो 30% के आसपास है। इन सब का रुझान किस तरफ होने वाला है, हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ GVL नरसिम्हा राव जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद। स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं इस चर्चा में। हमारे साथ तनवीर अहमद जी, प्रवक्ता JDS के जुड़ गए हैं। श्री कृष्णा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले भी डॉक्टर संदीप शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपके सामने हम आंकड़ों की बौछार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं, 2018 में जब हुए थे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव, तो 224 सीटों में किसको आई थी कितनी सीटें? 224 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 118 सीटें जीती थी। हालांकि पहले आपको बता दें, कांग्रेस और JDS की सरकार बनी थी, लेकिन 1-1.5 साल रहने के बाद पलटीबाजी और बीजेपी ने अपनी सरकार वहां बनाई। कांग्रेस को 69, JDS को 32, BSP को, जी हां, मायावती की पार्टी को यहां पर भी 1 सीट है, 2 निर्दलीय और 2 स्थान रिक्त रह गए थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स। क्या कहते हैं ये पोल्स इस बार के 2023 के चुनाव में? तो सबसे पहले सी वोटर क्या कह रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। सी वोटर का यह जो पोल है, उसमें अब की बार किसकी सरकार, तो उनका कहना है कि कांग्रेस को स्वीपिंग 115 से 127 सीटें आ सकती हैं, यानी वो अपने दम पर यहां सरकार बना सकते हैं। वहीं एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलती हुई बीजेपी को सी वोटर के मुताबिक 68 से 80 सीटें आ सकती हैं। JDS को 23 से 35 सीटें। ऐसा भी हो सकता है कि JDS की कांग्रेस को जरूरत ही ना पड़े। बहरहाल अन्य को 0 से 2। अब हम आपको दिखा देते हैं मैट्रिक्स। ये जो पोल है उसमें कांग्रेस को बिल्कुल उलट है मामला। यहां पर 88 से 98 सीटें, यानी सेंचुरी से थोड़ी पीछे कांग्रेस पार्टी रहती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 96 से लेकर 106 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इनको JDS की जरूरत पड़ सकती है 23 से 33। तो ये अगर सही होता है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से जिसने JDS की बाजी मार ली वो सरकार बना सकता है। JDS को जिसने अपनी तरफ कर लिया, तो क्या JDS किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में? ये हमने आपको बता दिया है दोनों ही पोल्स दिखाते हुए। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभी तक जो आंकड़ा रहा है वो क्या रहा है। 2008, 2013, 2018 3 बार के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए 2008 में कैसे बीजेपी ने 110 सीटें जीती थी, फिर वो 13 में 40 पर आए, 104 पर पहुंच गए 18 में। वहीं जब आप कांग्रेस पर नजर डालते हैं तो 2008 में उनकी 80 सीटें थी, 122 पर वो गए 2013 में, लेकिन फिर लुढ़क कर पहुंच गए 78 पर। फिर JDS का आंकड़ा देखिए, 2008 में 28 सीटें थी उनकी, वो 40 पर गए, लेकिन फिर लुढ़क के पहुंच गए 37 पर। तो ये 3 विधानसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटें आई हैं। 122 वो जादुई आंकड़ा है जो चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। अब हम लोकसभा चुनाव में किसने क्या परफॉर्मेंस की है वो भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो इसमें आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि 2000 भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। 2009 में 19 सीटें थी, फिर 17 सीटें 14 में आई, लेकिन 2019 में 25 सीटें आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की। अब कांग्रेस पर नजर डालिए, 6, 9, 1 ये लोकसभा चुनाव के हम आपको नंबर्स बता रहे हैं।
और वहीं जेडीएस को भी आप देखिए डिसमल परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, 2, 3 और 1। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर पिछले 3 चुनावों में बाजी मारती आई है। अब कर्नाटक में जो जातीय आंकड़ा है वो आपको बता दें, क्योंकि जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण यहां पर माना जाता है। लिंगायत और जो वोकालिगा है अगड़ी जाति मानी जाते हैं और उनका दबदबा काफी चलता है वहां के चुनाव में। ये हम आपको दिखा रहे हैं। दलित यहां पर लगभग 18% है, मुस्लिम 13%, लिंगायत 11%, वोकालिगा 9%, कुर्बा। इसमें देखिए कुछ जगहों पर आंकड़े अलग अलग मिलते हैं। कई जगहों पर लिखा होता है लिंगायत 14% है, 11 वोकालिगा है, लेकिन जो हमने अपने एक्सिस माई इंडिया के थ्रू डेटा इकट्ठा किया है उसमें जो लेटेस्ट डेटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्बा देखिए 7% है, आदिवासी 8%, मराठा 3%, ईसाई 2%, सामान्य 5%, अन्य 15%, अन्य ओबीसी 13%। ये है पूरा आंकड़ा जातीय समीकरण के मुताबिक। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कितनी सीटों पर किसकी ताकत है। ये सबसे दिलचस्प आंकड़ा है। इसमें सबसे आगे है लिंगायत समुदाय, 76 सीटों पर इनका दबदबा माना जाता है। वोकालिगा जो है उनका 54 सीटों पर, कुरुबा 3 सीटों पर, मुस्लिम समुदाय 13 सीटों पर, ओबीसी 13 सीट और दलितों का 30 सीट पर इनका वोट निर्णायक माना जाता है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस जाति ने किस पार्टी के लिए अब तक वोट किया है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अगड़ी जातियों ने कांग्रेस के लिए 31%। ये 2019 के लोकसभा चुनाव का हम नंबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि याद रखिए लोकसभा में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। 63% अगड़ी जातियों ने वोट किया था बीजेपी के लिए। वोकालिगा में हम दिखा रहे हैं आपको 33% कांग्रेस जेडीएस के लिए, तो उधर 60% बीजेपी के लिए। जब आप अन्य ओबीसी को देखते हैं तो मामला लगभग संतुलित है, बराबर का है। 46% ने कांग्रेस जेडीएस के लिए किया तो 47% ने बीजेपी के लिए किया। दलित में 49% कांग्रेस जेडीएस, तो वहीं पे 42% 42% ने बीजेपी के लिए किया। आदिवासियों में बीजेपी ने बाजी बहुत मारी और लंबे तरीके से, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों में 54 आधे का आंकड़ा पार करके 54% उनको वोट मिला। 36% जो कि पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। वहीं पर जब आप मुस्लिम समुदाय को देखते हैं तो 73% वोटर्स जो मुस्लिम थे उन्होंने कांग्रेस जेडीएस के लिए वोट किया। वहीं पर 18% के आसपास जो मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने बीजेपी के लिए भी वोट डाला है। सबसे पहले अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ और आंकड़े हैं, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर ये जो 2 पोल्स हैं उनको हम मद्देनजर रखें तो जीवीएल साहब ऐसा लग रहा है कि जेडीएस से आपको अभी से ही बात शुरू कर देनी चाहिए। शुरू कर दी है क्या? अंजना, आपको और पैनल में सभी को और दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई, नहीं होगी, करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फुल मेजॉरिटी के साथ इस बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। और हमारी संख्या आपने देखा, जिस प्रकार आपने 3 चुनावों का आंकड़े प्रस्तुत किए, 2 बार 2008 में और 2018 में हम 110, 104 सीट पाए थे, जो बहुमत से बहुत करीब है। 2013 में केवल हमारे वोट के विभाजन के कारण, क्योंकि विभाजन के वोट के कारण हमारी संख्या बहुत घटी थी 2013 में। अदरवाइज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, पहले तीनों चुनाव में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन पिछले चुनाव ने कांग्रेस और जेडीएस एक बैकडोर अलायंस करके जनादेश को एक तरह से जनादेश को मजाक बनाते हुए सरकार बनाया था। 144 सीट हमारे थे, 80 सीट कांग्रेस की आई थी। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि उनकी सरकार थी, सिद्धरामैया की सरकार। उसके बावजूद उन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया था। इस बार हमें पूर्ण रूप से हमें बहुमत मिलेगी, ये हम इस विषय को लेकर आश्वस्त हैं। और 2019 में जो हमें बहुत बड़ी बढ़त मिली है, ये हमारे लिए ये उस प्रकार की सक्सेस को हम विधानसभा में रिपीट करेंगे, कर पाएंगे। ये इस कॉन्फिडेंस के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है, पूरी भरोसा है जनता हमको बड़ी संख्या में मदद करेगी। चलिए, आपको तो लेकिन ऐसा लग रहा है, 2 पोल्स हैं इसमें आलोक जी। एक पोल तो सीधा कह रहा है कि 122 से ज्यादा भी आप जा सकते हैं, तब तो आपके लिए बम्पर।
लेकिन नहीं हुआ, अगर दूसरे वाला पोल सही हो जाता है तो आपको भी जेडीएस के साथ रास्ता खुला रखना पड़ेगा। कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर आपको लग रहा है कि वाकई इस बार एंटी इनकम्बेंसी आपकी तरफ फायदा पहुंचा देगा? अंजना जी देखिए, 3.5 वर्ष की इनकी सरकार रही। 3.5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का कर्नाटका की जनता की जेब पर जो डाका डाला है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। किस तरह से 40% की डबल इंजन की भ्रष्टाचार की सरकार वहां पर चली है। भ्रष्टाचार की अगर लिस्ट बनाने लगे तो पूरी एक मोटी पुस्तक लिखी जा सकती है। मतलब बिटकॉइन से लेके और किस तरह से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम और पता नहीं क्या क्या है। 10% से भी ज्यादा इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो के वायदे थे वो पूरे नहीं किए। जो इन्होंने वायदे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। अनैतिक सरकार चला रहे हैं। और जीवीएल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार एमएलए खरीद के भी सरकार नहीं बनने वाली है। जीवीएल भाई ये बता देता हूं मैं। जहां तक बात आपके जो 2 पोल्स आपने दिखाए हैं अंजना जी आज तक टीवी चैनल पे, मुझे लगता है दोनों फेल हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जिस दिन रिजल्ट आएगा बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और जेडीएस जो कहीं पर भी नहीं बचेगी। ना उनको हमें उनकी जरूरत रहेगी और बीजेपी का तो कहीं पर कोई वास्ता ही नहीं। कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? देखिए मुझे लगता है 50 आपने उनको दिया, मतलब 150 आपकी आ रही है। मुझे लगता है कि 150 के पार कांग्रेस की अकेले आएंगी। 175 तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 150 के पार जरूर। पूरा जो आंकलन हमारा जो इंटरनल एस्टिमेट है हमारा वो पूरी तरह से। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस बार वहां पर जो कर्नाटक में रेट लिस्ट थी ना अंजना जी, कि सीएम है तो 2,500 करोड़ चाहिए, मंत्री है तो 100 करोड़ चाहिए, वाइस चांसलर है तो 10 करोड़ चाहिए। तो जो 40% कमीशन की सरकार है, लोग पूछ रहे हैं ईश्वरप्पा को क्यों हटाया। लोग पूछ रहे हैं येदियुरप्पा जो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है वो मोदी जी के साथ गलबैया क्यों कर रहा है। हम वो लोग पूछ रहे हैं 414 करोड़ का जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट का स्कैम था उसका क्या हुआ। लोग पूछ रहे हैं कोरोना में 4 लाख लोगों को जो कंपेंसेशन नहीं मिला उसका क्या हुआ। लोग पूछ रहे हैं कर्नाटक के 5 लाख करोड़ का कर्जा 3.5 साल में कर्नाटक की सरकार के ऊपर, कर्नाटक की जनता के ऊपर किसने लाद दिया। टूरिज्म 1/3, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23%, वो भी कर्नाटक का। आप सोचिए कर्नाटक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.9% है, क्योंकि पूरी सरकार तो 40% में लगी हुई थी। इनके तमाम वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जितने लोग हैं सबने चिट्ठियां लिखी हैं मोदी साहब को कि आपकी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो भ्रष्टाचार सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जो राज्य इन्वेस्टमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हिंदुस्तान का कैपिटल था, आज वो कहां पहुंच गया है, जिसके अंदर 23% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे और जिस तरह से इन्होंने तमाम भ्रष्टाचारियों को बचाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। अगले सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जीवीएल साहब एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए जो जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। बोम्मई साहब जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आरोप लगाया कि 100 सीटें खाली रखी आपने और अभी से ही आपके नेता फोन कर रहे हैं उनके विधायकों को कि आप हमारे टिकट पर लड़िए। लेकिन जीवीएल साहब, एकमात्र राज्य जहां पर आपके विधायकों की पोचिंग का आरोप आप ही के सीएम लगा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लगता है कॉन्फिडेंस हिला हुआ है आप लोगों का। पे सीएम एक पूरा इन्होंने आंदोलन छेड़ा, 40% सीएम उनका नाम दे दिया है, क्यूआर कोड के साथ उनका चेहरा लगा दिया है। देखिए, ये दुष्प्रचार करने में कांग्रेस माहिर है, बट लेकिन सच्चाई परखने में जनता बिल्कुल सच्चाई जानती है। इनके झूठे प्रचार का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं अभी कर्नाटक में ही हूं, बहुत लोगों से बातचीत किया है, बहुत जगह मेरी टीम घूम कर आई है। मैं इस जमीन की आधार पर आपको बता रहा हूं, आज की 2 घंटे पहले के ये इनका कोई ये जो दुष्प्रचार का कोई असर नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा, नेता के द्वारा प्रचार दुष्प्रचार चलाया गया। सबसे भ्रष्ट पार्टी विश्व में कांग्रेस पार्टी है, ये जनता जानती है। जैसे शिव कुमार जी के डायरीज में जो नाम आए, जैसे कांग्रेस के मुख्यालय तक, दिल्ली में मुख्यालय तक यहां से पैसा का सप्लाई होता था, गोविंदराजुलू डेयरीज जो बहुत मशहूर हुए हैं, ये सारा कर्नाटक की जनता ये सारा विषय जानती है। और कांग्रेस पार्टी को यदि लगता है वो सारे सीट उन्हीं को जाने वाली है, तो मैं आलोक भाई से पूछना चाहता हूं, क्यों सिद्धरामैया जी भागते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये इस बार जहां से वो विधायक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये गौर करने वाली बात है अंजना जी। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके बड़े कद्दावर नेता बताते हैं, ये सर्वेस में भी कहते हैं सबसे ज्यादा स्वीकृति उनके कांग्रेस पार्टी में उनकी है। ऐसे नेता क्यों भाग रहे हैं? वो इस बार भागे हैं, पिछले बार भी भागे थे।
वो पिछले बार अपनी सीट से लड़े थे, वरुणा से, वहां से हार गए थे, और बदामी करके उत्तर कर्नाटक में जाकर लड़े थे, वहां से किसी न किसी प्रकार जीते थे। इस प्रकार बदामी से भाग रहे हैं, वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर वरुणा में चले गए। और एक सुरक्षित क्षेत्र के लिए मैं ढूंढ रहा हूं, ये उनका खुद का बयान है, कोलार में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, वहां एक सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं सिद्धरामैया, क्योंकि उनको अपनी परंपरागत सीट पर जीतने की उम्मीद अभी भी नहीं है। तो जब उनकी नेता, उनकी कमांडर इन चीफ भाग रहे हैं सुरक्षित सीट ढूंढने के लिए, तो बाकी सब कहां कहां भाग रहे होंगे। तो ये राहुल गांधी वाली जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, अमेठी से वो भागकर केरल चले गए थे, सिद्धरामैया जी की स्थिति भी वही है। उस समय कांग्रेस की जो हाल है 2019 में, वही हाल कांग्रेस पार्टी का सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार दोनों को लेकर अटैक किया। इससे पहले कि मैं तनवीर जी आपके पास आऊं, आलोक जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे मैं ले लेती हूं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप उनको पेसीएम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एटीएम खोल दिया था बस पे, और ये आप लोग कह रहे हैं कि एक धार्मिक उन्होंने वहां पर गुजरते हुए किसी पर सर देखिए वहां पर लोग हैं और सब ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कौन पूजा पे पैसा चढ़ाता है सर, ऐसे बस से फेंक के पैसा ये उड़ाना? देखिए मैं भी इस चीज को पूजा के लिए अगर इस तरह से दिया गया, मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन अगर आप कुछ 10, 20, 50 नोटों की बात करके और 40% की सरकार को कटघरे से निकालना चाहेंगे तो मैं उससे असहमत हूं। बेंगलुरु को ड्रग्स कैपिटल इन्होंने बना दिया पूरी तरह से। किस तरह से आज ड्रग्स वहां पर मिल रहा है, किस तरह से वहां पर आज जो एक के बाद एक स्कैम्स होते चले गए और एक आदमी जेल के अंदर नहीं गया। कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन डबल हो गई, 34% इन्वेस्टमेंट कर्नाटका के अंदर गिर गया, 1200 ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। ये तो बिल्कुल डबल इंजन ऐसा भ्रष्टाचार का चला वहां पर कि भ्रष्टाचार ने पूरी तरह से कर्नाटका को तबाह कर दिया। सिद्धरामैया जी पे आपने कुछ नहीं बोला। देखिए सिद्धरामैया जी, इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है आपके इतने दिग्गज नेता को। कोई कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए उनकी एज के अनुसार कोई भी कह सकता है कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर एज के अनुसार कोई लोग कहें कि हाँ हमारा आखिरी चुनाव है, तो मैं समझता हूं बदल रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक बात क्षेत्र के बदलने की है, क्षेत्र कोई भी विधायक बदल सकता है, कोई भी सांसद बदल सकता है। मोदी साहब तो स्वयं 2014 में 2-2 जगह से लड़े थे कि नहीं लड़े थे? क्या वो डर गए थे? गांधीनगर से भी और नई दिल्ली से भी क्या आडवाणी जी नहीं लड़े थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी कई जगह से नहीं लड़े? ये पहले से चलता आया है। 2-2 जगह से भी लोग लड़े हैं, लोगों ने अपनी सीट भी बदली है। राजनाथ सिंह जी पिछली बार कहां से थे? 2014 से यहीं से, गाजियाबाद से। अब कहां से? लखनऊ से। वीके सिंह कहां से थे? वो कहीं और से थे। तमाम लोगों ने सीट बदली है, तो क्या राजनाथ सिंह जी डर गए थे? मुझे लगता है कि आज कर्नाटका पर मेन मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि आप शूज और सॉक्स में भी गबन करके चले गए, आप बच्चों की पढ़ाई की किताबों में गबन करके चले गए, उसका जवाब दीजिए भाई। मैं उनसे जवाब लूंगी। तनवीर अहमद जी आपके पास अब आते हुए, ये हमने 2 पोल्स दिखाई हैं, वहीं से आपसे शुरुआती कमेंट लूंगी। इसके मुताबिक तो आप सी वोटर वाले सर्वे में भी और मैट्रिक्स वाले सर्वे में, सी वोटर में शायद जरूरत कांग्रेस को नहीं पड़े अगर उतने आंकड़े आ जाते हैं तो, लेकिन दूसरे वाले में मैट्रिक्स वाला अगर सही होता है तब तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे किंग मेकर। लेकिन आपके लिए किंग मेकर बनना भी तो एक डिग्रेडेशन ही है। एक सेकेंड सर, यहाँ पर सारे बैठे हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, बट मैं एकमात्र आदमी हूँ जो कर्नाटका से। फोन कट गया यार। नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। चलिए ठीक है, तनवीर जी को दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं आप दोनों से एक कमेंट ले लेती हूं। संदीप शास्त्री जी लोक नीति नेटवर्क के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर साहब क्या समझ में आ रहा है आपको, और कौन सी जो दोनों पोल्स हैं उसमें से आपको कौन सा ज्यादा करीब लग रहा है 2023 के पॉसिबल नतीजों से? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई या बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हुई? अंजना जी, पिछले 1 महीने के आप डेवलपमेंट्स देखें तो ऐसे लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी बैकफुट पे गई है और ज्यादा डिफेंसिव पे गई है। सो सी वोटर ने जो अपने सर्वे में कहा है उतना में पॉजिटिव उन्होंने जो अपर लिमिट दिया है उसको मैं पूरा मानूंगा नहीं। 40 दिन में काफी बदलाव हो सकता है, पर थोड़ा बीजेपी बैकफुट पे गया है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके 2-3 कारण हैं। केंद्र सरकार, केंद्र के नायक बीजेपी का एक इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से चला रहे हैं, लेकिन इस पूरे कैंपेन में राज्य के विषय और
राज्य में सरकार में जो नायक हैं उनका पात्र उतना दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको डबल इंजन सरकार या कैंपेन नहीं कहूंगा, ये मुझे लगता है ये एक मेन इंजन है, एक मुख्य इंजन है और दूसरा एक सहायक इंजन है। उस तरह से ये कैंपेन चल रहा है। अगर आप कैंपेन देखेंगे तो राज्य सरकार की उपलब्धियां के बारे में 3.5 वर्ष उनके सरकार के बारे में वो ज्यादा चर्चा नहीं है और इसी एक बात को कांग्रेस कैपिटलाइज कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में पूरा लोकल इश्यूज पे उन्होंने एम्फसाइज किया है और उसका थोड़ा उनको एडवांटेज शायद उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं। ठीक है। यहां समस्या उनके लिए यही है, जो यूनिटी आज सिद्धरामैया और शिव कुमार दिखा रहे हैं, वो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या वही यूनिटी पार्टी दिखा पाएगी। अंजना जी, मैं काफी सालों से ये बात कहता आ रहा हूं कि किसी को कांग्रेस को डिफीट करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस खुद अपने आप को डिफीट कर देती है। इंग्लिश में कहूं तो दे हैव द ग्रेट नैक ऑफ स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। सो कर्नाटका में ये काफी बार हुआ है और आज के परिस्थिति में तो मुझे लगता है एक नेक टू नेक फाइट है और अगले 40 दिनों में किस तरह से दोनों पार्टीज अपने स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे वो मुख्य बात है। और बीजेपी जिस तरह से कैंपेन अपने सेंट्रल लीडरशिप और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे चला रही है, वहां पे आप देखेंगे कि आपकी ही सरकार राज्य में है और आपकी ही सरकार के बारे में आप चर्चा उतना नहीं कर रहे हैं। आपके ही मुख्यमंत्री हैं पर आपने मुख्यमंत्री दावेदार अनाउंस नहीं किया है। आपके टॉलेस्ट स्टेट लीडर येडियुरप्पा जी कैंपेन में हैं पर वो खुद कह रहे हैं कि मैं पार्टी को जिताना चाहता हूं और मैं खुद इस चुनाव में नहीं लड़ूंगा। सो ये सब फैक्टर्स आप देखेंगे तो यहां ये कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था वो लोगों को शायद दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस लोकल इश्यूज पे फोकस कर रही है, बट सभी देख रहे हैं कि यूनिटी कब तक इस पार्टी में रहेगी। कैंडिडेट डिक्लेरेशन था कि उसके बाद भी। ठीक है, एकदम छोटा सा जवाब दीजिएगा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार वो कह रहे हैं कि आपस में ही ना भिड़ जाएं, कांग्रेस को फिर दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती हराने के लिए। देखिए कहां कौन भिड़ रहा है वो तो सबने देखा ही है और वहां पर भी येदियुरप्पा और बोम्मई जी के बीच में कितनी लड़ाई है वो भी सबने देखा है। लेकिन इस बार मैं शास्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि शास्त्री जी पहली लिस्ट आ चुकी है, 125 से ज्यादा के करीब कैंडिडेट हमारे अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं से भी किसी भी तरह का कोई नाराजगी का भाव किसी भी रूप में नहीं आया। तनवीर जी आइए। और पूरी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और कोई भी अगर गलती करेगा तो इस बार खड़गे साहब उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलिए तनवीर। अंजना, अगर बीजेपी और कांग्रेस ही अगर डिबेट चर्चा करेंगी तो हमें आपने बुलाया है, हमें एक लोगों के पास जाने का एक मौका दीजिएगा प्लीज। कैन आई स्पीक? ऑडियो कट गया था, नाउ यू कैन स्पीक प्लीज। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने दोनों पक्ष को सुना है और हमारी भी एक बात सुन लीजिएगा। पहली बात तो मेरे मित्र जो बीजेपी के हैं जो इतना गला फाड़ के बोल रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर आने वाली है 40% कमीशन के बाद, एक भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर चालन करने के बगैर, और सारा हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो हैदराबाद को जाने के बाद, चेन्नई को जाने के बाद, अगरचे वो चाह रहे हैं कि कर्नाटका के अंदर वापस उनकी सरकार आई है, दे आर डे ड्रीमिंग। एंड सेकेंड थिंग, मैं कांग्रेस के बारे में बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस शुड बी द लास्ट पार्टी जो करप्शन के बारे में बात करे। और यहाँ पर सिद्धरामैया चाहते हैं कि डीके शिव कुमार हार जाए और डीके शिव कुमार चाहते हैं कि सिद्धरामैया हार जाए। इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि 170 क्यों 170 भाई, पूरे 224 ले लीजिएगा आप। मैं इतना कहना चाहूंगा कि दोनों लोग हमारी दहलीज पर खड़े हुए हैं, हमसे बात करने की, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बावजूद हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कर्नाटका की जनता पोल खोली दीजिए। तनवीर जी आज पोल खोली दीजिए। क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों अंदर खाने बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे? किसने अप्रोच किया? कौन बात कर रहा है? अरे जीबीएल नरसिम्हा राव, आप बात नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर वाले खड़े हैं,
हाथ पसार के हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं। कांग्रेस का ऐसे झूठा प्रचार से अपना नहीं ऐसे झूठा प्रचार से आएगा तो सारी जनता जान जाएगी। झूठा प्रचार करके आप अपना डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इस बार आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। आपने अपना समय लिया, मेरा समय ले लीजिएगा। जब आपने पतंग क्यों उड़ा रहे हैं सर, बताइए ना। कार्ड खेल दिया टू बी करके। अच्छा, आलोक जी की तरफ से कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? हम तो सोच समझ के बोलिएगा। कठोरा पकड़कर किसके पास खड़े हैं? कर्नाटका की जनता के पास खड़े हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वार पर नहीं खड़े हैं। हम हाथ जोड़कर कर्नाटका की जनता के बारे में पास खड़े हैं। अगर आप किसानों को बचाना है, बच्चों का एजुकेशन बचाना है, कर्नाटका को वापस एक सुरक्षित राज्य बनाना है, तो हम कर्नाटका की जनता के पास जाएंगे। हम किसी के दरबार पर नहीं जाने वाले हैं। मैम, आपका जो ओपिनियन मेकिंग पोल है, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपिनियन मेकिंग पोल है। हमारा भी एक सर्वे है। हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 60 सीटें नहीं आ रही हैं। कांग्रेस का हम कभी और चिट्टा खोलेंगे। कांग्रेस का कभी और चिट्टा खोलेंगे। अब कब खोलिएगा? अब तो आ गया। तो आपने खोल ही दिया। अच्छा, हमारा आपने खोल ही दिया। हमारा चीफ मिनिस्टर, आप बी टीम है, इसका आपने क्या खोल दिया? बी टीम है कांग्रेस के, ये बात आपने साबित कर दिया। मेरा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कुमारस्वामी है। हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कुमारस्वामी है। बताओ तो आपका 10 रुपए वाले एफिडेविट वाले कुमारस्वामी है, दूसरे कोई हैं? मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? 10 रुपए वाले एफिडेविट जो देते थे कुमारस्वामी जी, वही है ना? चेहरा है जिसके पीछे पूरी कर्नाटका की जनता जाने वाली है। नहीं, वो 10 रुपए का एफिडेविट दे रहे हैं कि नहीं आप लोग इस बार? पंचरत्न कार्यक्रम है आपके पास। कौन सा माफीनामा था? क्या जमीन का था? क्या था वो दे रहे हैं इस बार? नहीं दे रहे आप लोग? अंजना जी, जेडीएस वाले भाई तनवीर भाई से पूछो। एक सेकंड, जीवीएल साहब रुक जाइए, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। श्री कृष्ण जी से मुझे लेने दीजिए। दोनों पोल ऑफ पोल्स, जो दोनों पोल है वो दिखाइए जल्दी से। आपको कौन सा पोल ज्यादा करीब लग रहा है? क्योंकि बिल्कुल ही अलग है। अगर आप देखें, सी वोटर एकदम आलोक जी की अच्छे से सरकार बनाते हुए दिख रही है, दूसरे में बीजेपी को एज दिख रहा है। आपको कौन सा सही लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है वी आर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वी आर टू अर्ली फॉर दिस। अभी टाइम बहुत है चुनाव के। आखिर में ऐसे इश्यू उभर के आते हैं चुनाव के पहले जो नतीजे बदल सकते हैं। ठीक है। आपने भी देखा होगा पहले। अब ये जो भ्रष्टाचार का जो थोका जा रहा है सब पे, ये तो भ्रष्टाचार तो पुरानी बातें कितने साल से चल रहा है। क्या सब पार्टियां बात करती हैं? 40 दिन है सर, 40 डेज। सुनिए एक और बात मेरे से प्लीज। अब कांग्रेस या भाजपा अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि इनका मुख्यमंत्री कौन असली बनेगा। दिनेश है, सिद्धरामैया है, या इनके तरफ से ये है। वो तो अभी बस नहीं, डीके ना, मेरी डीके शिव कुमार या 1 मिनट, मेरे बात तो पूरी सुन लिए। फिर चुनाव के असली लड़ाई तो चुनाव के बाद होगा भाई, कुर्सी का। अरे पर अभी नहीं, अभी तो एज किसको है? हाँ, एज किसको है? एज तो मैं किसी को नहीं, मेरे लग रहा है, मेरा अभी तक विचार है कांटे की टक्कर, हैंग होगा। अच्छा, हंग होगा। आपको लग रहा है हंग होगा? हंग होगा। और किंग मेकर तनवीर जी फिर जो अभी से क्लेम कर रहे हैं कि उनको फोन कॉल्स आने लगे हैं, अभी तो वो देखी जाएगी कौन। एचडी कुमारस्वामी ही मुस्कुराते हुए निकलेंगे, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं ऐसी थोड़ा मजाक, ऑपरेशन लोटस भी चल सकता है। आई मीन, मैं जीवीएल साहब देखिए, आई कैन नॉट रूल आउट एनीथिंग टुडे। जीवीएल साहब, दे में से ऑल ऑफ दी सर्वेज दे में गो, ये फलाना पार्टी कृष्णा जी कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस की नौबत आ सकती है। आई एम जस्ट सेइंग इट इज पॉसिबल। हाँ, नौबत आ सकती है। ऑपरेशन लोटस भेजूंगा अंजना जी। आप नहीं सुन लीजिए अंजना जी, ऑपरेशन लोटस कर्नाटक की जनता करने वाली है। लोटस को जिताने वाली कर्नाटक की जनता है। नहीं, कर्नाटक की जनता तो कह रही है कमल का फूल हमारी भूल। हंग असेंबली बनी थी, कमल का फूल हमारी भूल। कर्नाटक की जनता ने पोस्टर लगा दिए। आपने जिस तरीके से कर्नाटक की जनता को लूटा है, जब को बहुत बातें हैं। दोनों एक ही बात। देखिए जेडीएस होता है, बीजेपी, दोनों कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में। और शास्त्री जी ने कहा उपलब्धियों की बात क्यों नहीं कर रहे? कहां से बात करेंगे? मोदी जी हाईवे का उद्घाटन करने आते हैं, अगले दिन वो वाटरवे हो जाता है। तो कौन सी उपलब्धि का मोदी साहब या बीजेपी के तमाम लीडर्स उनसे एक बार जवाब सुन के जवाब इनकी बात खत्म हो जाएगी, मैं बताता हूँ। बोलिए जीवीएल साहब, बोलिए। तो ये क्या, किस प्रकार सुर में सुर मिला रहे हैं ये खुद ही जनता को, कर्नाटक की जनता को एहसास दिला रहे हैं कि हम एक दूसरे के ए टीम बी टीम है।
हम इन दोनों पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम कर्नाटक की जनता के भरोसे से पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे और ये पोल में तनवीर ने अपना पोल खोल दिया है। जीवीएल उन्होंने साफ कह दिया कि हम और कांग्रेस मिलाकर सरकार बनाने वाले हैं, मतलब पहले से खुलासा कर रहे हैं, लेकिन अब दोनों को मिलकर भी नंबर नहीं मिलने वाली है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से थोड़ा येदियुरप्पा जी पर भी आइए। वो 8 करोड़ मिले किसके थे भाई? वो 8 करोड़ कैश बंडल क्या आपको लिंगायत वोटर्स चाहिए? लिंगायत वोटर्स चाहिए, इसीलिए येदियुरप्पा जी को हमेशा हम देखते हैं एक तरफ बासवराज बोम्मई, एक तरफ येदियुरप्पा, जबकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। अंजना देखिए हमारे येदियुरप्पा जी मुझे कंप्लीट तो करने दिए, तनवीर आपको बोलने दिया मैंने, बीच में मत टोकिए। नहीं तनवीर जी रुकिए, नहीं 2-3 सवाल ले लीजिए सर, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल के रूप में एक सवाल ले लीजिए। मुख्यमंत्री के रूप में जवाब दे रहा हूँ यार, सुन लीजिए। आदरणीय मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लो। नहीं मैं सवाल, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। देखिए ऐसे फिर में पूरा टाइम निकल जाएगा। प्लीज मैं जिसका नाम लूं वही बोलेगा, दूसरे की आवाज नीचे कीजिए। मुझे लास्ट कमेंट्स देने हैं, उसमें आप लोग एक साथ बोल के पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। प्लीज स्टॉप दिस। मेरे बीच मिस्टर जी, अंजना जी मैंने किसी के बीच में नहीं टोका। बोलिए जीवेल जी। और मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ 3.5 साल से बम्बई साहब काम कर रहे हैं, और हमने असम के चुनाव में मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किया था, उत्तराखंड में घोषणा नहीं किया था, उसके बावजूद जनता ने हमको जनादेश दिया था। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाना है वो सरकार ने तय किया है। उत्तराखंड में उसी मुख्यमंत्री को रिपीट किया। ठीक है, रुक जाइए। दो लाइन तनवीर जी, तनवीर जी 2 लाइन घोषणा कर। तनवीर जी जल्दी से। देखिए अंजना, एक बात बताता हूं। लिंगायत जो इनका वोट बैंक था, इसको इन्होंने पंचमशाली और सादर लिंगायत को तोड़कर या अपनी खुद की कॉफिन के ऊपर नेल मार लिया। वक्कलिगा कम्युनिटी में इन्होंने प्रॉब्लम फूट लगा दी। मुसलमानों को चितर बितर करने के लिए इन्होंने टूबी कर दिया। जिस तरीके का एक पॉलिटिक्स कर्नाटका के अंदर कभी नहीं था, उस तरीके का पॉलिटिक्स यहाँ पर खेल के इन्होंने अपना जो एक मल्लिकार्जुन खड़गे का होम स्टेट, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो में सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइम दिया। आपके लिए इस बार आर पार की लड़ाई। देखिए अंजना जी, पूरी तरह से अब इस बार कर्नाटक की जनता समझ चुकी है कि 40% गवर्नमेंट को और जो कमल का बटन दबाया था, जो भूल की थी, उसको सुधारना है। अब हम तो पूछ रहे हैं भाई, 8 करोड़ जिसके घर में लेते उसको सीएम तो नहीं बना दोगे? पिछली बार पॉर्न देखने वाले को डिप्टी सीएम बना दिया था आप लोगों ने। आखिरी लाइन जीवीएल साहब, बासवराज बोम्मई ही बनेंगे सीएम या कोई और नाम भी है अगर बीजेपी जीतती है? देखिए ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। इस पे कोई अनाउंसमेंट करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, बट लेकिन हम उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अब तो तारीख करीब है, 40 दिन का इंतजार है, 10 को वोटिंग और 13 को मतगणना। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।